हमारे साथ में मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट सारिक खान। वकील साहब, जानना चाहूंगा, वकीलों की इस समय हड़ताल चल रही है हापुड़ वाले मामले को लेकर, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ऐसा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया सारे ही लोग जनता के और सबके सामने ला चुके हैं। हापुड़ में जो पुलिस प्रशासन द्वारा साथी अधिवक्ताओं के साथ में बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया है, सबके चोटें भी आई हैं, जबकि इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो उन लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्तागण न्यायिक कार्यों से विरत रहे। बाद में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा अपनी मांगे पूरी होने का आश्वासन मिलने पर हड़ताल को स्थगित कर दिया था, लेकिन वो जो मांगे थी अधिवक्ता साथियों की, वो मांगे पूरी नहीं हो पाई। तब हमारी नवाबगंज बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी के पदाधिकारियों द्वारा और बरेली के और ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश के बहुत सारी बार एसोसिएशन द्वारा हापुड़ में जिन लोगों के साथ घटना हुई उन साथी अधिवक्ताओं के समर्थन में हड़ताल की हुई है, जो अभी 23 तारीख तक चलना घोषित है। उसी पे हम लोग काम नहीं कर रहे हैं और अपनी मांग पूरी करने के लिए राज्य सरकार से लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से बात पहुंचा रहे हैं। वकील साहब, आप लोगों की सबसे बड़ी संस्था मुझे लग रहा है बार काउंसिल है, उन्होंने हड़ताल स्थगित कर दी, हड़ताल वापस ले ली, तो आप बार काउंसिल के साथ में या फिर अधिवक्ताओं के साथ में? बार काउंसिल ने तो जो हड़ताल है वो वापस ले ली है, फिर भी आप लोग धरने पे बैठे हैं। आखिर क्या बार काउंसिल की जो बात है उसको नहीं मानना है आप? नहीं, बार काउंसिल से तो हम सब जुड़े हुए हैं और बार काउंसिल ही हमारा असली, देखा जाए तो पूरे प्रदेश का नेतृत्व करने वाली संस्था है। उनसे हम कैसे अलग हो सकते हैं? वो अलग बात है कि जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जी हैं, चेयरमैन साहब हैं, उनसे जो उन्होंने आश्वासन उनको सरकार ने दिया, उन मांगों से हम लोग संतुष्ट नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन हैं तो हम लोग बार काउंसिल से ही बंधे हुए। संस्था आपकी है, आपकी जो समस्याएं हैं वो क्यों नहीं सुन रही है? वकीलों की संस्था है बार काउंसिल, अगर वकीलों के साथ में लाठीचार्ज हुआ है, उनके साथ में अभद्रता हुई है, मारपीट हुई है, और बार काउंसिल आपकी संस्था है, तो वो आपकी पीड़ा नहीं समझ पा रही है? नहीं, या आपकी पीड़ा इतनी नहीं है जितनी आप बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, आप बात नहीं समझ रहे हैं। पीड़ा को और हमारी मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार से हमारी मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है। हमारी मांग में हमारा समर्थन बार काउंसिल ऑफ यूपी, हमारा जो संस्था है वो हमारा नेतृत्व कर रही है इसमें। लेकिन कहाँ कर रही है आपका? हड़ताल वापस ले चुके हैं वो लोग। नहीं, बार काउंसिल ऑफ यूपी में माननीय सदस्यगण भी हैं और जो अधिकतर सदस्यगण हैं हमारे बरेली से, इस मंडल से, जो हमारे माननीय बार काउंसिल ऑफ यूपी के सदस्य हैं आदरणीय श्रीश मेहरोत्रा जी, वो सभी लोग हम लोगों के साथ में हैं। हम उन्हीं के पीछे चल रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम आगे काम कर रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में अपना धरना प्रदर्शन चालू रखे हुए हैं। इसके अलावा वकील साहब, मैं ये देख रहा हूँ करीब आधे घंटे से मैं आपके पास में बैठा हुआ हूँ, काफी लोग आपके पास में आ रहे हैं, कानूनी सलाह आपसे ले रहे हैं, तो कैसी हड़ताल है? आप कानूनी सलाह भी दे रहे हैं और एक तरफ हड़ताल कर रहे हैं आप, इसे किस तरीका से देखा जाए? नहीं, मैं दरअसल है क्या, हमारा और मेडिकल लाइन में डॉक्टर का पेशा ऐसा है, जब आदमी पीड़ित होता है तो वो हम लोगों को तलाशता है। तो कोई अगर आ रहा है तो मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं और उनसे बात करना, उनको राय देना, ये सब चीजें एक अलग चीज है, क्योंकि हम लोगों की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। तो अगर वो हमसे कोई बात पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए आगे, कोई भी राय मशवरा कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर रहे हैं, हम काम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम किसी अदालत में नहीं जा रहे हैं, हम कोई नया दायरा नहीं कर रहे हैं, हम कलम नहीं चला रहे हैं। लेकिन अगर कोई अपनी क्यूरी हमारे पास लेके आ रहा है, कोई कष्ट में है, कोई हमसे राय मांग रहा है, तो ये मानवता है हमारी कि हम उसको खाली नहीं लौटा सकते। अपनी समस्या बता रहा है, आप वकील हैं, आप कानूनी जानकार हैं, आप वो समाधान रास्ता बता रहे हैं, तो ये भी तो कार्य हुआ। कार्य नहीं हुआ ये। अगर कोई समस्या अपनी लेके आ रहा है, आप बता रहे हैं, बोले ये रास्ता नहीं, ये रास्ता होगा, यानी कार्य तो कर रहे हैं आप। नहीं, कार्य नहीं है, मानते हैं? अधिवक्ता का कार्य न्यायालय में होता है, तहसीलदार न्यायालय से लेके और जिला जज महोदय के न्यायालय तक और उच्च न्यायालय से लेके और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक हम अधिवक्तागण वहां जाके अपने आर्गुमेंट करते हैं, ड्राफ्टिंग करके हम अपना दायरा करते हैं और फिर कानून को पेश करके हम अपने दस्तखत और मोहरों के साथ में आर्गुमेंट करते हैं। वो न्यायिक कार्य कहलाता है। राय मशवरा तो ये कोई आदमी अगर पूछ रहा है हमसे कि हमारे घर पे रात जो है वो चोरी हो गई, हमें क्या करना चाहिए, तो हमें इतना तो बता ही सकते हैं कि आप थाने चले जाइए, ये राय हो गई। नहीं, बीसलपुर, आप पीलीभीत जिला में बीसलपुर एक मुझे लग रहा है तहसील है, वहां पे आपने देखा होगा, वहां वकीलों ने बिस्तर तक नहीं लगाए हैं,
और नवाबगंज में बिस्तर भी लगे हैं, आपका भी बिस्तर लगा हुआ है, सारे वकील लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तो इतना अंतर क्यों है बीसलपुर और नवाबगंज में? अब दोनों पास पास में दोनों तहसीलें हैं। देखिए, इस मामले में मैं इसलिए कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि मैं या मेरे साथी अधिवक्ता, हम लोग एक संगठन से बंधे हुए हैं और हमारी नवाबगंज की जो एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, जो भी सम्मानित पदाधिकारीगण हैं, वो जो भी निर्णय लेंगे, अभी तक उन्होंने ये निर्णय कहीं भी नहीं दिया है, कोई ऐसा हमारे लिए कोई आदेश नहीं आया है कि हम लोगों को बिस्तर नहीं खोलने हैं। जिस दिन हमारे संगठन में जब ये मांग पूरी नहीं होगी, तो ये दिन पे दिन आंदोलन हमारा बढ़ता जाएगा, फिर बिस्तर भी बंद होंगे, कलम बंद भी होगी, राय भी नहीं देंगे और फिर हम लोग सड़कों पर निकलेंगे। जब हमारा जैसा एसोसिएशन का मार्गदर्शन रहेगा, हम उस नेटवर्क के पीछे चलने का काम करेंगे। नहीं, पर राय भी नहीं देंगे, फिर मानवता खत्म हो जाएगी। अभी आप कह रहे हैं मानवता के हिसाब से मैं राय दे देता हूँ, और फिर मानवता यानी अगर आपका संगठन कह देगा फिर मानवता खत्म, नहीं, फिर राय देना भी बंद। नहीं, हम फिर जब हम आप ही कह रहे हैं कि एक तरफ आप कह रहे हो कि आप लोग बिस्तर डाल रहे हो और राय दे रहे हो, और एक तरफ अगर हम ये कहें तो आप मानवता की दुहाई दे रहे हो, तो ये दोनों काम नहीं हो सकते। हम अपने संगठन से बंधे हुए हैं और यहाँ से लेके बार काउंसिल ऑफ यूपी से लेके बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक हम अधिवक्ताओं का मजबूत संगठन है और हमें पूरी उम्मीद है कि राज्य सरकार हमारी संगठन की मांगों को, जायज मांगों को जरूर पूरा करेगी। लेकिन आपका संगठन जो है वो बार काउंसिल से जुड़ा हुआ है, बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये जो आंदोलन है, जो धरना प्रदर्शन है, ये सारा वापस ले लिया है। उसके बाद में भी आप लोगों का जो आंदोलन चल रहा है, ये आपकी निजी आपकी सोच है आप लोगों की, या बार काउंसिल की तरफ से कोई आपको निर्देश दिया गया है कि आप धरना दें और हमने वापस ले लिया, उसके बाद में भी आप धरना दें, ऐसा कुछ है? नहीं, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत जूनियर, बहुत छोटा अपने आप को मानता हूं। जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष महोदय हैं, वो मेरे सीनियर हैं, मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बे में भी बड़े हैं और पद में तो वो बहुत बड़े हैं। मैं उनके उस आदेश को या उनके उस स्थगन के लिए, इस सब के बारे में आप हमारी बार के, बरेली बार के और बार काउंसिल ऑफ यूपी के माननीय सदस्यगणों से आप उनसे सवाल कर सकते हैं। इस बारे में मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूं कि हम संगठन से बंधे हुए सारे अधिवक्ता साथी हैं और हम एक संगठन में हैं। कोई पार्टी नहीं हमारी, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अधिवक्ता साथी होने के नाते हम अपने संगठन से बने हैं। जो हमारी एसोसिएशन का, जो हमारे साथी अधिवक्ताओं का, सीनियर्स का जो आदेश होगा उस पर हम पीछे चलने को तैयार हैं। पीछे पीछे चलेंगे आप, जो संगठन करेगा। इसके अलावा एक नया मुद्दा है, एक देश एक चुनाव। 18 से 22 तक को विशेष सत्र बुलाया है मोदी जी ने, इसको लेकर क्या कहेंगे, कहां तक ये ठीक है? ऐसा है, एक देश एक चुनाव, ये हालांकि अभी मानसून सत्र तो अभी 11 अगस्त को ही कंप्लीट हुआ था और ये विशेष सत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये खाली एक देश एक चुनाव के लिए ही नहीं बुलाया गया है। कई सारे मुद्दे हैं, जिसमें आज का मैंने पेपर पढ़ा, उसमें महिला आरक्षण को लेके भी एक विधेयक था, उसके भी बारे में उन्होंने चर्चा की है। और फिर यूसीसी, बहुत दिनों से आप सुन रहे होंगे, जो समान नागरिक संहिता के बारे में जो चर्चा चल रही थी, उसके बारे में भी इसमें चर्चा की जानी है कि एक देश एक कानून हो जाए। जो यहाँ हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है, इस तरीके के भी मुद्दे वहां पर रखे जा रहे हैं। और एक देश और एक चुनाव के बारे में, जब देश आजाद हुआ हमारा, तो देश आजाद होने के बाद में 1952 में चुनाव हुआ पहली बार, और 1952 से लेके 1967 तक एक साथ ही चुनाव हुआ करते थे। और एक देश और एक चुनाव का अर्थ ये नहीं है कि नगर पालिका, नगर पंचायतें, ग्राम प्रधानी, जिला पंचायत, ये सब चुनाव एक साथ होंगे। एकमात्र लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए, क्योंकि इसके लिए जो है वो अलग अलग खर्चे होते हैं, ये बड़े चुनाव होते हैं, इनसे सरकारें बनती हैं। तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव 1967 तक एक साथ ही हुआ करता था, लेकिन क्योंकि बीच में कई सारे प्रदेशों की सरकारें अविश्वास प्रस्ताव के तहत या किसी और कार्यवश जो है वो भंग हो गई और दोबारा से वहां पे चुनाव हुए, तो फिर उनका कार्यकाल 5 साल होने की वजह से ये आगे पीछे चुनाव हो गए हैं। तो एक देश और एक चुनाव कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी चर्चा है, और अगर हो जाए तो इससे बहुत सारी चीजों में लाभ ही होगा। हम तो विपक्ष वाले, मुझे लग रहा है विपक्षी कुछ पार्टियां हैं इस चीज का विरोध कर रही हैं। नहीं, अभी तक तो किसी ने खैर विरोध नहीं किया है। नहीं, आप देखिए, टीवी पे देखिए, मैंने ये देखा है, काफी लोग इसमें, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। फिलहाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर मानो 2 चुनाव साथ में हुए, आपका जो कहना है लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, तो व्यवस्थाएं आपको लग रहा है सुधरेंगी या बिगड़ेंगी? क्योंकि भीड़ भाड़ भी ज्यादा होगी, ज्यादा प्रेशर होगा, वोटर भ्रमित तो नहीं हो सकते हैं कि एक तरफ एक टेबल पे विधानसभा का लगाना है मोहर, एक तरफ लोकसभा का है, तो कुछ ऐसा तो नहीं उसमें कुछ भ्रमित हो जाए? नहीं, भ्रमित तो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि चुनाव एक सतत प्रक्रिया है और लोकतंत्र में हम लोग वोट डालना और वोट डालने जाना, और चुनाव के लिए हम लोग तो देश आजाद होने के बाद से पूरी तरीके से आदत में अपनी हमारे आ चुका है, तो इससे हम कहीं भ्रमित नहीं होंगे। फर्क इसमें 2 आएंगे, कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ कमियां भी रह सकती हैं। अच्छाइयां ये सोच के रहेंगी कि 2 बार आचार संहिता लागू होती है
और देश में चुनाव कराना अपने आप में एक बहुत बड़े खर्चे का काम भी है, क्योंकि पोलिंग पार्टियों से लेके और इलेक्शन से लेके इन सब चीजों में बहुत बड़ा अमाउंट एक खर्च हो जाता है। तो जब दो बड़े चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो खर्चा तो कम होगा निश्चित रूप से, और कुछ ना कुछ अव्यवस्थाएं भी रह सकती हैं, लेकिन ये है कि बार बार चुनाव होना और बार बार आचार संहिता लगने से जो ये डेवलपमेंट के काम होते हैं, जैसे अभी हाल में ही चुनाव हुए हैं विधानसभा के, और अभी लोकसभा चुनाव जब 2024 में होगा तो जो विधानसभा लेवल पे जो काम चल रहे हैं वो आचार संहिता लगने के कारण 1-2 महीने लेट हो जाएंगे। उसके अलावा जो इसमें सबसे बड़ा नुकसान और फायदा जो राजनीतिक रूप से पार्टियां देख रही हैं वो ये है कि जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ में होगा तो इसमें वोटर जो है वो एक ही पार्टी के लिए ज्यादा अट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आमतौर पर देखा जाता रहा है कि बहुत सारी देश में विधानसभाएं, बहुत सारे स्टेट्स में जो सरकारें हैं वो जो केंद्र सरकार है उससे अलग पार्टियों की भी बनती हैं, और जब एक साथ एक चुनाव होंगे तो संभवतः ये आकलन कर रहे हैं राजनीतिक जो लोग हैं कि जिसका लोकसभा में बहुमत होगा फिर उसी का विधानसभा में भी बहुमत आने की संभावनाएं हो जाएंगी। फिलहाल आप समर्थन कर रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो एडवोकेट सारिक खान समर्थन कर रहे हैं इस चीज का? नहीं, मैं हर उस चीज का समर्थन करता हूं जो देश हित में हो। इसमें कहीं भी कोई देश का अहित नहीं है, और एक साथ दोनों चुनाव 1967 तक होते रहे हैं, इससे कहीं कोई नुकसान नहीं है, इससे कहीं देश का अहित नहीं हो रहा है, तो मैं क्यों विरोध करूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि कुछ दिन बाद मानो समाजवादी पार्टी अगर इस चीज का विरोध करने लगी, एडवोकेट सारिक खान है वो भी समाजवादी से जुड़े हुए हैं, उनका पूरा परिवार समाजवादी से बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ है, तो आज समर्थन कर रहे हैं, पता लगे 4 दिन बाद विरोध करने लगे तो ऐसी नौबत तो नहीं आएगी? नहीं, देखिए, बात को समझने का प्रयास कीजिए। मैं समाजवादी में हूं और समाजवादी से जुड़ा हूं, ये बात सही है, लेकिन देश सर्वोपरि है, और जहां तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने का सवाल है तो इसमें बहुत सारी अड़चनें भी आएंगी। तो जब मुद्दे उठेंगे, जब कानून पास होगा और जब वो कानून बनेगा तो उसमें विरोधाभास अगर कुछ होगा तो जरूर विरोध किया जाएगा। जैसे लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ अगर कराने होंगे तो 2024 में हमारे उत्तर प्रदेश में ही आप एग्जाम्पल ले लें तो उत्तर प्रदेश में अभी 2022 में चुनाव हुए हैं, और 2024 में अगर हम एक साथ एक चुनाव कराने की बात अमल में लाई जाएगी तो फिर 2 साल का कार्यकाल हमारी विधानसभा का रह जाएगा उत्तर प्रदेश की, तो ये 3 साल का नुकसान हुआ, रुपया पूरा खर्च हो चुका है। उसके अलावा फिर अगर मान लीजिए लोकसभा का जो पूरा हो रहा है कार्यकाल वो 2024 में हो रहा है, या तो उसको बढ़ाया जाए या इसको कम किया जाए। ये सब चीजें जब कानून बन जाएगा तब उस कानून के बनने के बाद क्या विरोधाभास पैदा होंगे, तो ये मैं अभी से नहीं कह सकता। कि समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है और नेता विपक्ष हमारे माननीय अखिलेश यादव जी और जो भी उत्तर प्रदेश के नेतागण हैं, जब वो उस कानून के बनने के बाद विरोध करेंगे और बात अगर देश के अहित की होगी तो निश्चित रूप से हम भी उनका साथ देंगे। विरोध